हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 6 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। केबिन की दहलीज पर पत्थर की मूरत बन गई थी त्रिशा। सामने कुर्सी पर बैठा मृत्युंजय उसे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि उसका अपना अतीत लग रहा था। वही अतीत जिसे वह 20 साल से दफनाने की कोशिश कर रही थी। मृत्युंजय की सर्द नजरें त्रिशा के चेहरे पर आते जाते हर डर, हर आंसू को एक शिकारी की तरह पड़ रही थी। जैसे ही त्रिशा ने मृत्युंजय की आंखों में झांका, सन्नाटे को चिढ़ते हुए उसके कानों में 20 साल पुरानी चीखें गूंजने लगी। अतीत की आवाज़, आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। आप तो जानती हैं सच क्या है। गलत हुआ है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप वकील हैं, प्लीज़ हमें बचा लीजिए। त्रिशा ने डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, पर आवाज़ें बंद नहीं हुई। वह अब और भी जहरीली और डरावनी हो गई थी। आज आपने कानून की धज्जियां उड़ाई है आंटी, सिर्फ अपने वजूद और रघुवंशियों के लिए। याद रखिएगा, मैं लौटूंगा और आपसे आपकी सबसे कीमती चीज़ छीन लूँगा, आपकी बेटी। उसे इतना दर्द दूंगा कि आप अपनी हर गलती पर खून के आंसू रोएंगी। उस दिन ना यह मृत्युंजय रनावत आपको माफ़ करेगा और ना ही चैन से जीने देगा। त्रिशा ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों के सामने अपनी बेटी नैना का वो मासूम चेहरा घूम गया जो 18 साल बाद अभी अभी उसके सीने से लगा था। उस ममता ने त्रिशा के अंदर के सारे डर को राख कर दिया और वो अंदर दाखिल होते हुए पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाज़त मेरे केबिन के अंदर पैर रखने की? गेट आउट राइट नाउ। मृत्युंजय के चेहरे पर वही पुरानी जहरीली और सातिर मुस्कान खेल रही थी। उसने बड़े इत्मीनान से कुर्सी पर टेक लगाई और अपनी आंखों से चश्मा उतारते हुए बेहद मखमली मगर चुभती हुई आवाज़ में कहा, क्यों नहीं आ सकता हूँ त्रिशा जी? मुझे तो लगा था कि आप मुझे देखकर निहाल हो जाएंगी। आखिर मैं आपका होने वाला दामाद जो हूँ। यह सुनते ही जैसे त्रिशा के कानों में गर्म शीशा पिघल कर गिर गया हो। गुस्से और नफरत के मारे उसकी मुठ्ठियाँ भींच गई। वह कांपती हुई आवाज़ में मगर पूरी ताकत से चीखी, अपनी हद में रहो, सपने देखना बंद करो और दिन के उजाले में तो बिल्कुल भी नहीं। कौन किसका दामाद बनेगा यह मैं तय करूंगी। अभी और इसी वक्त मेरे ऑफिस से दफा हो जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। मृत्युंजय अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। वह ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अंजाम? नाइस। जानती हैं, अंजाम की परवाह वो करते हैं जिन्हें आगाज करने से डर लगता हो, और मैंने तो इस रंजिश का आगाज करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। त्रिशा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उसकी जुबान खामोश थी, या शायद मृत्युंजय के किसी भी वार का जवाब उसके पास था ही नहीं। वही मृत्युंजय के चेहरे पर एक डरावना सुकून था। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है त्रिशा जी, खासकर तब जब इस मृत्युंजय रनावत की नज़र आपकी बेटी पर पड़ चुकी हो। बेहद खूबसूरत है वह, बिल्कुल आप पर गई है। उसने कुर्सी घुमाई और बड़ी नफरत से मुस्कुराते हुए आगे कहा, देहरादून के लॉ कॉलेज से पढ़ाई करके लौटी है ना? अपनी माँ की तरह नामी वकील बनना चाहती है, या शायद वह भी यही चाहती है कि किसी अदालत के कटघरे में खड़े होकर किसी बेगुनाह बच्चे की जिंदगी को उम्र कैद के अंधेरे में धकेल दे। यह सुनते ही त्रिशा की आंखों में पुराना दर्द और ताज़ा खौफ एक साथ उभर आया। वह जैसे पत्थर की हो गई थी। मृत्युंजय कुर्सी से उठा और चीते की फुर्ती के साथ सीधे त्रिशा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में इस वक्त आग दहक रही थी। वह उसकी आंखों में अपनी नजरें गड़ाते हुए फुसफुसाया, यह दर्द, यह डर और यह तरफ आपकी आंखों में बहुत जचते हैं त्रिशा जी। याद है ना, ठीक 20 साल पहले यही खौफ और यही उम्मीद एक मासूम बच्चे की आंखों में थी, जिसे आपने अपने स्वार्थ की बलि चढ़ा दिया।
आपने उस दिन जो चुना था, आज उसका हिसाब देने का वक्त है। उसने एक सातिर मुस्कान के साथ त्रिशा के चेहरे के करीब झुककर कहा, मेरा वादा है आपसे, अगर आपकी बेटी की आंखों में वही कयामत, वही खौफ ना भर दिया तो मेरा नाम भी मृत्युंजय रनावत नहीं। कहते हैं कि अगर माँ बाप के अच्छे कर्म बच्चे की जिंदगी संवारते हैं तो उनके गुनाहों का जहर भी बच्चों की रगों में ही उतरता है। और यह सबक मैंने आपसे और आपके रघुवंशी खानदान से ही तो सीखा है। मृत्युंजय ने अपने कोट का बटन लगाया और बाहर की तरफ बढ़ते हुए आखिरी वार किया, जितना लार करना है कर लीजिए अपनी बेटी से, क्योंकि अब उसकी राहों में फूल नहीं, एमजे रनावत के बिछाए कांटे होंगे। वह अपने पीछे एक चिखता हुआ सन्नाटा और त्रिशा की रूह को कांपता हुआ छोड़कर दफ्तर से बाहर निकल गया। वहीं त्रिशा पागलों की तरह उसके पीछे भागी, लेकिन तब तक वह बाहर निकल चुका था। त्रिशा का चेहरा सफेद पड़ गया था। वह वहीं खड़ी थरथरा रही थी। उसने लड़खड़ाती आवाज में खुद से कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपनी नैना को, ये सब मेरी गलती है, सब मेरे गुनाहों की सजा है। काश काश उस वक्त मैंने सही फैसला किया होता, पर मैं क्या कर सकती थी, मैं भी मजबूर थी। उसने अपनी आंखों के आंसू झटके से पोंछे और उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता लौट आई। वह बुदबुदाई, मैं अपनी नैना को रघुवंशियों और अनाथों की इस खूनी रंजिश में पिसने नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, वह बाहर से जितनी सख्त हो, अंदर से उतनी ही नाजुक है। वह यह नफरत, यह रंजिश बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और अगर 20 साल पहले मैंने उसे बचाने के लिए एक गलत फैसला लिया था, तो उसे बचाने के लिए आज मैं दुनिया से लड़ जाऊंगी। मृत्युंजय, मैं उसे तुम्हारी नफरत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। वहीं केबिन से बाहर निकलते ही मृत्युंजय अपने भारी और सधे हुए कदम के साथ गाड़ी में बैठने ही वाला था, तभी उसके पीछे भागते हुए अगस्त्या ने अपनी उलझन को जवाब दी, एमजे, ये सब क्या है? रुको और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। मृत्युंजय ने रुककर एक अनोइंग चेहरे के साथ अगस्त्या को देखा। अगस्त्या ने अपनी बात जारी रखा, एमजे, तुमने अभी अभी त्रिशा से कहा कि तुम उसके होने वाले दामाद हो, यानी कि तुम नैना रघुवंशी से शादी करने की बात कर रहे हो। लेकिन फिर मोना का क्या? वो यहाँ क्या कर रही है? और विक्टर से किए उस वादे का क्या? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मृत्युंजय ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे अपनी भावनाओं को काबू कर रहा हो, और बेहद सपाट लहजे में कहा, जो हो रहा है उसे होने दो। मैं तुम्हें हर बात की सफाई देना जरूरी नहीं समझता, और जहाँ तक बात विक्टर की है तो मैं किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखता। विक्टर का मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए अगर मुझे मोना से शादी करनी पड़ी तो मैं करूँगा। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट रहा हूँ। अगस्त्या कुछ बोलना चाहता था, पर मृत्युंजय ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उसकी आंखों में अचानक प्रतिशोध की आग दहक उठी। लेकिन याद रखना, कोई भी वादा मेरे इंतकाम से बड़ा नहीं है। 20 साल पुराना रंजिश को पूरा करने के लिए मुझे किसी को भी निशाना बनाना पड़े तो मैं बनाऊंगा। नैना रघुवंशी त्रिशा की जान है, और मेरे जितने भी गुनहगार हैं उनमें सबसे बड़ा गुनाह त्रिशा रघुवंशी का ही है। उसकी आवाज़ में करवाहट भर गई। वह वकील थी अगस्त्या, उसका धर्म न्याय करना था, पर उसने अपनी मर्यादा और पैसे का मजाक उड़ाया। वह चाहती तो सब कुछ बदल सकती थी, पर उसने अपने बाप और भाई का साथ दिया। मेरा असली मकसद त्रिशा को उसी के दर्द में जलते देखना है, और उसे बर्बाद करने के लिए अगर मुझे नैना रघुवंशी को अपने रास्ते में लाना पड़ा या उससे शादी भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक यकीन था। उसने आगे कहा, फिलहाल मेरा इरादा कुछ और है, जो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। जहाँ तक मैं त्रिशा को जानता हूँ, वह अपनी बेटी के लिए शांत नहीं बैठेगी। वह घबराहट में कुछ तो ऐसा करेगी जिससे एक बार फिर पृथ्वी रघुवंशी का सिर पूरी दुनिया के सामने झुकेगा। बस तमाशा देखो। अगस्त्या ने ठंडी सांस ली और पूछा, तो फिर?
फिर कब मिल रहे हो उस नैना रघुवंशी से? मृत्युंजय अपनी मुट्ठी भींच लिया और बोला, प्यार नहीं है अगस्त्या कि उससे मिलने बेताबी में भागा चला जाऊं, और नफरत इतनी बेइंतहा है कि बिना मिले काम भी नहीं चलेगा। पर याद रखना, वक्त मेरा होगा, तारीख मेरी होगी और मिलने की वजह भी सिर्फ मेरी होगी। उसी वक्त विपिन ने भी पूछा, बॉस और टेंडर, उसका क्या? मृत्युंजय के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। विपिन, रिलैक्स करो, वो भी हमें ही मिलेगा। कहते हुए वो गाड़ी में बैठ गया। वह जैसे ही कार में बैठा, उसके मोबाइल की रिंगटोन सन्नाटे को चिरने लगी। स्क्रीन पर मोना का नाम फ्लैश हो रहा था। मृत्युंजय के चेहरे पर चिढ़ साफ देखी जा सकती थी। उसने बिना फोन उठाए उसे बेरुखी से साइड में रख दिया। अगस्त्या ने रियर व्यू मिरर से देखते हुए पूछा, क्या बात है एमजे, किसका कॉल है जो तुम उठा नहीं रहे हो? मृत्युंजय एक लंबी और थकी हुई सांस लेकर बोला, मोना, कितनी बार कहा है उसे मुझे बेवजह फोन न करे, पर अपनी आदतों से बाज नहीं आती। समझ में नहीं आता कि उसे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। मोना हार मानने वालों में से नहीं थी। आखिरकार मृत्युंजय ने झुंझुलाकर फोन उठाया और कान से लगाया। तभी मोना तीखी आवाज़ में, एमजे, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? जब से मैं यहाँ आई हूँ तुम मुझे लगातार इग्नोर कर रहे हो। यह क्या तरीका है? मृत्युंजय बर्फीली आवाज़ में बोला, इग्नोर करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है मोना, और बार बार एक ही बात रिपीट मत किया करो। सीधे मुद्दे पर आओ, फ़ोन क्यों किया है? मोना को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, पर वह जानती थी मृत्युंजय पर चिल्लाने का मतलब है उसे खुद से दूर करना। उसे हर हाल में यह शादी करनी थी, इसलिए उसने अपनी आवाज़ नरम की, एमजे, मैं घर पर बोर हो रही हूँ, मुझे शॉपिंग के लिए बाहर जाना है। तभी मृत्युंजय ने कहा, तो इसमें मुझे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें शॉपिंग जाना है तो जाओ, और अगली बार तभी फ़ोन करना जब बात बहुत ज़रूरी हो। मृत्युंजय फ़ोन रखने ही वाला था कि मोना फिर चिल्लाई, रुको एमजे, तुम जानते हो मैं भोपाल में नई हूँ, मुझे यहाँ के रास्तों का नहीं पता, मैं अकेले कैसे जाऊँगी? मृत्युंजय ने एक नज़र अगस्त्या पर डाली, जो पहले ही समझ गया था कि क्या होने वाला है। ठीक है, अगस्त्या तुम्हारे साथ चला जाएगा। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अगस्त्या ने अपनी भौवें चढ़ाई, देखो एमजे, तुम मुझे हर बात में मत फंसाया करो। उस लड़की का एटीट्यूड एक अलग ही लेवल का है, मुझसे वो झेला नहीं जाता। मृत्युंजय गंभीर होकर बोला, थोड़ा तुम भी उससे झेलना सीखो, उसे लेकर जाओ, वरना वह मुझे फ़ोन कर करके पागल कर देगी। वैसे भी 2 घंटे बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है। अभी वेन्यू फिक्स नहीं हुआ है, जैसे ही होगा मैं तुम्हें कॉल करूँगा, तब तक उसे संभालो। अगस्त्या बरबराते हुए, हर बार मुझे ही बलि का बकरा बनाते हो। मृत्युंजय के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वही नैना, नैरा और अदिति भोपाल के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग के लिए आई थी। उसी मॉल के बेसमेंट पार्किंग में एक ब्लैक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरा अगस्त्या और उसके पीछे मोना। अगस्त्या ने जैसे ही कार लॉक की, मोना ने बिना देखे अपना पर्स उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसकी भौवें तन गई। मोना, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो हर वक्त तुम अपना पर्स मुझ पर थमा देती हो, ना ही मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हें यहाँ लाना मेरी मजबूरी है, मेरा शौक नहीं। मोना ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरछी मुस्कान के साथ बोली, ओह प्लीज़, इतना ओवर ड्रामेटिक मत बनो। तुम एमजे के नौकर ही हो, और मत भूलो कि मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ, तो इस हिसाब से तुम मेरे भी नौकर हुए। और हाँ, मेरे नखरे उठाना तुम्हारी ड्यूटी है। अब चुपचाप मेरा पर्स पकड़ो। अगस्त्या के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। तो फिर ऐसी बात है तो एक काम करो, तुम अपने होने वाले पति एमजे को ही फ़ोन कर लो, वही तुम्हें शॉपिंग कराएगा और तुम्हारा पर्स भी उठाएगा। यह सुनते ही मोना का चेहरा उतर गया। वह जानती थी कि मृत्युंजय कभी नहीं आएगा। वह पैर पटकते हुए मॉल के अंदर चली गई। वही नैना, नैरा और अदिति लग्जरी फैशन हब के अंदर थी। यह उस मॉल की सबसे महंगी दुकान थी, जहां आम आदमी घुसने से पहले 10 बार सोचता था। नैरा उत्साह में एक महंगी ड्रेस दिखाते हुए, नैना, यह देख, ये डिज़ाइनर पीस तुम पर कितना जचेगा।
इसकी फिटिंग और फैब्रिक एकदम से रॉयल है। अदिति भी उसका साथ देते हुए, हाँ नैना, और ये कलर तो तुम्हारी स्किन टोन को और निखारेगा, उठा लो इसे। नैना ने धीरे से उस ड्रेस का प्राइस टैग पलटा और उसकी भवें तन गई। वो धीमे स्वर में बोली, 2 लाख? एक साधारण सी ड्रेस के लिए 2 लाख? क्या इस कपड़े में सोने के तार लगे हैं? पागल हो गई हो क्या तुम दोनों? नैना हंसते हुए बोली, ओह कम ऑन नैना, तुम रघुवंशी विला की बेटी हो। ये 2 लाख तुम्हारे लिए 2 रुपये के बराबर होने चाहिए। भाई को पता चलेगा कि तुम यहाँ बजट देख रही हो तो वह पूरा शोरूम खरीद लेंगे तुम्हारे लिए। नैना बोली, भाई का पैसा मेहनत का है नैना, बेवकूफ़ी में उड़ाने के लिए नहीं है। मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो पहनने में आरामदायक हो, सिर्फ महंगा होना काफ़ी नहीं। अदिति बोरियत से फुसफुसाते हुए, लो भाई, शुरू हो गया इसका लेक्चर। नायरा यह हमेशा की तरह हर प्राइस टैग को ऐसे देख रही है जैसे कोई जासूसी कर रही है। अब इसकी वजह से हमारी 1 घंटे की शॉपिंग 4 घंटे में खींचेगी। मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ यार। नैना अपनी भवें चढ़ाते हुए बोली, अगर तुम दोनों को जल्दी है तो तुम दोनों जा सकती हो, मैं तो आराम से देखूंगी। आदिति उबासी लेते हुए बोली, तब तो तुझे झेलने के लिए यार कुछ मीठा हो जाए। नैरा भी बोली, क्यों नहीं, वैसे भी मुझे भी भूख लग रही है। अदिति एक काम कर, तू जा और हम सब के लिए 3 बड़ी वाली आइसक्रीम लेकर आ, तब तक मैं इसे मनाती हूँ। नैना कुछ कहती या अदिति को रोकती उससे पहले ही वह अभी आई कहती हुई किसी तूफान की तरह शोरूम से बाहर निकल गई। नैना पीछे से चिल्लाते हुए, अरे मेरी वाली वैनिला लाना, और सुन संभल के जाना। अदिति के जाने के बाद वे दोनों वापस कपड़े की ओर मुड़ी। नैना जितनी बार टैग पलटती उसका पारा चढ़ जाता। हे भगवान, ये लोग कपड़े बेच रहे हैं या अपनी जायदाद? एक भी ड्रेस 1 लाख से नीचे का नहीं है। देहरादून की गलियों में क्या शानदार कपड़े मिलते थे, वो भी एकदम बजट में। नैना की आदतें हमेशा से सिंपल थी, उसने कभी रईसी का दिखावा नहीं किया था। तभी अचानक उसकी नज़र उस शोरूम के बीचों बीच एक डमी पर पड़ी। वहाँ एक पेस्टल पिंक सिल्क गाउन लगा था जिस पर बारीक मोतिया और क्रिस्टल का काम था। वह ड्रेस रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे उसमें छोटे छोटे सितारे जरे हो। उसका घेरा और डिजाइन इतना रॉयल था कि नैना अपनी सुध बुध खोकर उसे देखती रह गई। वो धीमे से बोली, ये ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत है और सबसे अलग है। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन जैसे वो पास पहुंची उसकी पुरानी आदत फिर जाग गई। उसने झिझकते हुए प्राइस टैग देखा। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था 25 लाख। यह देखते ही नैना को जोर से खांसी आ गई। वह अपनी छाती पकड़कर पीछे हुई। 25 लाख? हे माताजी, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। 25 लाख में तो एक मिनी फ्लैट आ सकता है। क्या ये लोग इस ड्रेस के साथ फ्लैट भी मुफ्त में दे रहे हैं? तभी पीछे से एक तीखी और घमंडी आवाज शोरूम में गूंजी, वाओ ब्यूटीफुल। मैनेजर, इस ड्रेस को अभी इसी वक्त मेरे लिए पैक कर दो। नैना और नैरा झटके से पलटी। सामने मोना खड़ी थी, अपनी आंखों पर डिजाइनर चश्मा चढ़ाए और हाथ में महंगा क्लच थामे। वहीं शोरूम के बाहर अगस्त्या फोन पर बात कर रहा था। दूसरी तरफ मृत्युंजय की भारी और गंभीर आवाज गूंज रही थी, क्या एमजे तुम यहाँ आ रहे हो? भाई अच्छा है, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मृत्युंजय दूसरी ओर से कहा, हाँ हमारे कुछ बहुत ही जरूरी बिजनेस क्लाइंट्स वहीं मॉल के लाउंज में इंतजार कर रहे हैं। उनके साथ एक बड़ी डील साइन होनी है। मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। अगस्त्या ने कहा, जल्दी यार, एक तो मैं तेरी इस मोना से परेशान हूं, ऊपर से अब ये बिजनेस क्लाइंट्स भी। मैं मोना को संभालूं या बिजनेस संभालूं? मृत्युंजय ने ठंडे लहजे में कहा, बिजनेस संभालो अगस्त्या। मोना कोई छोटी बच्ची नहीं जो तुम उसे संभाल रहे हो। और किसने कहा तुम्हें उसके पीछे घूमने के लिए? उसे उसकी शॉपिंग करने दो। तुम जाकर क्लाइंट्स को अटेंड करो, मैं आ रहा हूँ, रिलैक्स। अगस्त्या फोन रखते हुए बुदबुदाया, काम डाउन, रिलैक्स। कहना बहुत आसान है मुझे, यहाँ तो मेरी जान सूखी जा रही है। वह मोना को अंदर छोड़कर चुपके से वहाँ से निकल गया।
जहां बिजनेस मीटिंग होनी थी। उसी वक्त अदिति हाथ में 3 बड़े बड़े आइसक्रीम कोन्स थामे बड़े ध्यान से बैलेंस बनाते हुए आ रही थी। वो खुद से ही फुसफुसा रही थी, मानो आइसक्रीम से बात कर रही हो। अरे आइसक्रीम भैया, प्लीज जरा संभल के रहना, गिरने की कोशिश भी मत करना, वरना नैना का कहर मुझ पर टूटेगा। देख भाई, बहुत दिनों बाद मैं तुम्हें खा पा रही हूँ। देहरादून की उन बर्फीली वादियों में तो जैसे ही मैं तुम्हें छूती मुझे सर्दी जुकाम पकड़ लेता। नैना ने तो स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, पर भोपाल की गर्मी में तो तुम पर मेरा हक है। वह डगमगाते कदमों से चल रही थी और अपनी ही धुन में मगन थी। देखो, मेरे पास 2 ही हाथ है और तुम 3 हो। नैना और नैरा तो अंदर मजे से कपड़े दिख रही हैं और मुझे भेज दिया आइसक्रीम लाने, इसलिए प्लीज मेरी इज्जत का सवाल है, गिरना मत। वहीं शोरूम में अचानक नैना और मोना की नजरें टकराई। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए तीखापन साफ झलक रहा था। मोना तंज कसते हुए बोली, ओह, तो यहाँ लोकल लोग भी आने लगे हैं। मैंने सुना था कि यह शोरूम सिर्फ क्लास के लिए है, ना कि उनके लिए जो टैग देखकर पसीने छोड़ते हैं। नैना के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वह मोना की तरफ देखी और शांत लहजे में बोली, अकल की अंधी होने के साथ साथ तुम शायद बहरी भी हो। मैंने टैग देखा क्योंकि मैं समझदार हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो ब्रांड के पीछे भागते भागते अपनी तमीज ही भूल जाए। यह सुनते ही मोना गुस्से से लाल होकर बोली, मैनेजर कहाँ हो तुम? क्या अब इस दुकान में ऐसे लोग भी शॉपिंग करेंगे जो 2 लाख की ड्रेस को महंगा बोलते हैं? मेरी शॉपिंग शुरू होने से पहले इन मिडिल क्लास सोच वाली लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालो और इस ड्रेस को मेरे लिए पैक करो। मोना ने जैसे यह बात कही, नैना के मन में उस ड्रेस को खरीदने का पक्का इरादा बैठ गया। वह 25 लाख की फालतू खर्च के खिलाफ थी, लेकिन अब सवाल उसके आत्मसम्मान और परिवार की साख का था। वह मैनेजर की ओर मुड़ते हुए एक रौबदार आवाज में बोली, मैनेजर, इस ड्रेस को पैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पहले ही सोल्ड हो चुकी है। मोना खिलखिलाकर हंसी, सोल्ड? और इसे खरीदा किसने? तुमने? मजाक की भी एक हद होती है। मैनेजर, इसकी बातों पर ध्यान मत दो और मेरा कार्ड लो। मैनेजर बुरी तरह उलझ गया था। उसकी नज़र कभी मोना के महंगे लुक पर जाती तो कभी नैना की सादगी पर। दोनों लड़कियां अपनी अपनी टसन में खड़ी थी और कोई भी पीछे हटने को रेडी नहीं था। माहौल में तनाव इतना था कि शोरूम के बाकी ग्राहक भी यह तमाशा देख रहे थे। अगले ही पल नैरा ने शांति से अपना पर्स खोला और एक खास कार्ड निकालकर मैनेजर की ओर बढ़ाया। कार्ड पर रघुवंशी विला का राजसी लोगो और पृथ्वी रघुवंशी का नाम चमक रहा था। मैनेजर ने जैसे वो कार्ड देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उन दोनों को नहीं पहचानता था, लेकिन वो कार्ड बताने के लिए काफ़ी था कि उसके सामने शहर की सबसे शक्तिशाली खानदान की वारिस खड़ी है। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया था। वह तुरंत उन दोनों के सामने झुक गया और वो हकलाते हुए मोना से कहा, आई एम सॉरी मैम, लेकिन अब यह ड्रेस आपको नहीं मिल सकती। यह ड्रेस मिस नैना के लिए ही पैक की जाएगी। मोना के लिए यह किसी जोरदार तमाचे से कम नहीं था। वह गुस्से से तमतमा उठी और अपनी तमीज भूलकर मैनेजर पर चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? तभी नैना व्यंग से बोली, कोई इन्हें बताए कि ये कौन है। इन्हें खुद नहीं मालूम कि ये कौन है जो बार बार मैं कौन हूँ को रट्टा लगाया जा रही है। नैना की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। मोना गुस्से से कांप रही थी। मैनेजर ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, सॉरी मैम, आप जो भी हो, पर आप शायद यह नहीं जानती कि ये नैना की ओर इशारा करते हुए कौन है। मेरे लिए इनका फैसला ही आखिरी है। इतना कहकर वह ड्रेस लेकर पैकिंग की ओर चला गया। नैना और नैरा के चेहरे पर एक तिरछी और जीत वाली मुस्कान थी। मोना को अपनी हार पच नहीं रही थी। वह नफरत भरी नजरों से उन्हें घूर रही थी।
वहीं अदिति अपनी आइसक्रीम कोन्स को अपनी जान से भी ज्यादा संभालते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन 3 स्कूप्स पर था जो पिघलने की कगार पर थे। अदिति आइसक्रीम से बात करते हुए, बस थोड़ा सा और बस उस दुकान तक पहुंच जाऊं, फिर नैना और नैरा तुम्हें ठिकाने लगा ही देंगी। गिरना मत, प्लीज गिरना मत। वहीं दूसरी तरफ से अगस्त्य मृत्युंजय की बातों से चिढ़ा हुआ और बिजनेस क्लाइंट्स की टेंशन में तेज रफ्तार से मुड़ा। उसका ध्यान अपने फोन की घड़ी पर था। एमजे भी ना खुद लेट आता है और मुझे। तभी धड़ाम से अगस्त्य सीधे अदिति से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अदिति के हाथों से तीनों आइसक्रीम कोन्स रॉकेट की तरह उड़े और सीधे अगस्त्य के महंगे सफेद ब्रांडेड शर्ट और डिजाइनर कोट पर जाकर चिपके। वेनिला और चॉकलेट का एक बड़ा सा धब्बा अगस्त्य की छाती पर आठ की तरह बन गया। अदिति पीछे की तरफ गिरते गिरते बची, लेकिन उसकी आंखों में अपनी आइसक्रीम के खो जाने का गम साफ था। वह चीखते हुए बोली, ओह नो, मेरी आइसक्रीम। अगस्त्य अपनी शर्ट की हालत देखकर पत्थर बन गया। उसने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी गहरी सांस ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और फिर वह दहाड़ते हुए, तुम फिर से? क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो या आज कसम खाकर आई हो कि मेरा पूरा दिन और मेरी पूरी वार्डरोब बर्बाद कर दोगी? अदिति ने अगस्त्य के गंदे कोट को देखा और फिर मासूमियत से अपना खाली हाथ देखा। पीछा मैं नहीं, तुम कर रहे हो। और देखो तुमने क्या किया, मेरी फेवरेट आइसक्रीम का कत्ल कर दिया। तुम्हें अंदाजा भी है आज कितनी मुश्किल से मुझे इसे खाने की परमिशन मिली थी? अगस्त्य हैरानी से बोला, तुम्हारी आइसक्रीम का कत्ल? यहाँ मेरे 5 लाख के सूट का पोस्टमार्टम हो गया और तुम्हें अपनी 2 रुपये की आइसक्रीम की परी है? अंधी हो क्या? अदिति भी गुस्से से बोली, 5 लाख? ये सफ़ेद शर्ट, इसमें ऐसा है क्या? चूना पोता हुआ है क्या? और सुनो, मुझे अंधी मत बोलो, तुम खुद किसी सांड की तरह भाग रहे थे। अगस्त्य पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वह अपनी दांत पीसते हुए कहा, देखो छिपकली। तभी अदिति बीच में टोकते हुए उंगली दिखाकर बोली, डोंट कॉल मी छिपकली, समझे तुम सांड कहीं के। अगस्त्य के सब्र का बांध अब टूटने को था। एक तरफ बिजनेस क्लाइंट्स वेट कर रहे थे, दूसरी तरफ उसकी महंगी ड्रेस की धज्जियां उड़ चुकी थी और ऊपर से फिर से वही लड़की। उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कसी ताकि वह वहां कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। तभी अदिति कमर पर हाथ रखकर बड़े अधिकार से बोली, मैं तुम्हें इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अदिति की बात सुनकर अगस्त्य का मुंह खुला का खुला रह गया। वह एकदम ब्लैंक होकर उसे देखने लगा। नुकसान उसका हुआ था और माफी ये नहीं देगी? तभी अदिति भावुक होकर बोली, तुमने अपराध किया है, पाप किया है, महागुनाह किया है। तुमने मेरी बेगुनाह आइसक्रीम खराब कर दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कितनी मुश्किल से संभल कर कदम रख रही थी और अब मुझे फिर से उस दूर वाले पार्लर जाना होगा, दोबारा लाइन में लगना होगा। तुमने मेरी पूरी मेहनत पर पानी नहीं आइसक्रीम फेर दी। अगस्त्य का मन किया कि इसी वक्त वह अदिति का गला दबा दे, पर उसने खुद को शांत किया। वह जानता था कि इस आफत से बहस करना दीवार में सिर मारने जैसा है। वह गुस्से को काबू करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। एक तो वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से तुम्हें देख लिया तो मेरा पूरा दिन ही मनहूस हो गया। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं सच में कुछ कर बैठूं। उसने एक गहरी और भारी सांस ली और साइड से होकर तेजी से आगे बढ़ गया। वह अपनी शर्ट को झटक रहा था, पर दाग गहरा था। अदिति वहीं खड़ी उसे घूरती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर उसने अपनी नजरें फर्श पर बिखरी हुई आइसक्रीम पर टिकाई और दुखी होकर बोली, मैंने कहा था ना आइसक्रीम भैया, गिरना मत। बहुत धोखेबाज निकले तुम भी। अब देखो, तुम्हारी वजह से मुझे वापस उस भीड़ वाले पार्लर जाना होगा। उसने अपना मुंह फुलाया और भारी मन से दोबारा आइसक्रीम पार्लर की तरफ कदम बढ़ा दिए। वहीं नैना शोरूम से बाहर निकलकर अपनी गर्दन घुमा घुमाकर अदिति को ही ढूंढ रही थी। उसकी झुंझुलाहट साफ झलक रही थी। ये लड़की भी ना इसे आइसक्रीम लाने भेजा था या खुद का पार्लर खोलने।
पक्का कहीं गप्पे लड़ा रही होगी। देहरादून से भोपाल आ गई पर इसकी आदतें नहीं बदली। तभी नैना पीछे से आई और नैना के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ नैना, अंदर चलना, कुछ बहुत अच्छे आउटफिट्स देखे मैंने। नैना बोली, नैना तू जा और जो सिलेक्टिव कपड़े हैं ना उन्हें ट्रायल कर, मैं आती हूँ। पता नहीं अदिति कहाँ गायब हो गई है, उसे देख लूँ जरा। नैना वापस अंदर चली गई और नैना भीड़ भरे मॉल में आगे बढ़ने लगी। ठीक उसी समय दूसरी दिशा से मृत्युंजय अपनी भारी और सधे हुए कदमों से आ रहा था। उसकी शख्सियत इतनी प्रभावशाली थी कि भीड़ खुद ब खुद रास्ता दे रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह पत्थर की तरह सख्त और सर्द था, लेकिन मास्क के पीछे छुपा हुआ था। दोनों एक दूसरे से अनजान एक ही गलियारे में आमने सामने से आ रहे थे। बीच में लोगों का हुजूम था, लेकिन जैसे जैसे वे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, मॉल का शोर जैसे धुंधला होने लगा। और अचानक जब वह एक दूसरे के बिल्कुल करीब से गुजरने वाले थे, नैना के कदमों की रफ्तार धीमी हो गई। क्या होगा आगे? क्या मृत्युंजय और नैना को किस्मत मिलाएगी? और कैसे बचाएगी त्रिशा अपनी बेटी नैना को मृत्युंजय के इरादे से? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।